हेलो नमस्ते इंडिया। स्वागत है आपका कोचिंग वाला परिवार में। एक नई सुबह, एक नई शाम और उसके साथ है एक नया उत्साह, और उसी उत्साह के साथ में हम शुरू करेंगे आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि आज का टॉपिक है। जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, क्या होती है परिभाषा, क्या इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है, क्या इसके फॉर्मूलाज है, सारी बातें इस क्लास में पढ़ेंगे। सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है। इलेक्ट्रिक वर्ड तो अपन का पिछली 2-3 क्लासों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन नया वर्ड जुड़ा है फ्लक्स। तो फ्लक्स को अपन फिजिकली समझ लेते हैं, फ्लक्स होता क्या है। फ्लक्स जैसे मैं एक लाइव एग्जांपल दूंगा। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है, बारिश की बूंदें गिर रही है ज़मीन पे, और ज़मीन पे एक बाल्टी रखी हुई है। अगर वो बाल्टी सीधी रखी हुई है तो उसमें बाल्टी बाल्टी में पानी ज़्यादा भरेगा। अगर बाल्टी को मैं टेढ़ी कर दूं तो बाल्टी में पानी कम भरेगा। और बाल्टी को मैं अगर जो पानी की बूंदें गिर रही है उसके लंबवत कर दूं, यानी कि परपेंडिकुलर कर दूं, तो पानी बिल्कुल नहीं भरेगा। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई भी चीज़ किसी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, उसके सामने जो एरिया आ रहा है वही क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। सीधी सी बात है। अगर उसके बात हो रही इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में क्या होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सरफेस से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, वही किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को करती है। यहाँ से सीधे सीधे पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सीधे सीधे जुड़ाव किसके साथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं, जो यहाँ से अपन कह सकते हैं इसका सीधा सीधा जुड़ाव किससे है, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। ठीक है। जो इसकी किताबी डेफिनेशन है वो मैं पढ़ा देता हूँ आपको। क्या है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग दैट सरफेस। यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, किसी सरफेस से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइंस होती है ना, उनको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स करता है। तो दूसरी बात यहाँ लिखी हुई है कि अगर दो सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेम है तो उनमें से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी क्या होगी, सेम होगी। मैंने अभी जस्ट बोला था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स और अपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सीधा सीधा क्या है, जुड़ाव है। तीसरी बात लिखी है कि कैसे कब पॉजिटिव मानेंगे और कब नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ चीज़ लिखी हुई है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, अगर सरफेस से बाहर निकल रही है, मतलब एग्जिट कर रही है, तब तो क्या मानेंगे, पॉजिटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सरफेस के अंदर एंट्री मार रही है तब क्या मान लेंगे, नेगेटिव मान लेंगे। ठीक है, कहानी आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा एक डायग्राम के साथ में और समझा देता हूँ आपको। चलिए, कैसे नेगेटिव मानना है, कैसे पॉजिटिव मानना है। जैसे यही है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से गुजरी, ये तो क्या है, एंट्री। एंट्री है तो इसको तो मान लेते हैं नेगेटिव, यानी कि एरिया वेक्टर इधर हो गया इसका। एंट्री हो गई, जिसकी एंट्री होती है उसकी एग्जिट होना भी निश्चित होता है। चलो यहाँ से इसकी क्या होगी, एग्जिट, ये ई, और इसी दिशा में क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। तो यानी कि ये इस केस में क्या हो जाएगा, फाई। यानी कि फाई क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, जो उसका नोटेशन है उसको लिखते हैं फाई से। तो यहाँ फाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव यानी कि ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई। अभी क्या पढ़ा आपने, परिभाषा क्या होती है। परिभाषा सबसे पहले ये पढ़ा कि जो भी किसी भी सरफेस से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वही किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और फ्लक्स की जो यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम होती है। ठीक है, बात हुई इसकी, यानी कि अगर दो सरफेस में इक्वल फ्लक्स है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ से इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है। तीसरी बात थी, अगर कोई सरफेस से आउट गोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो बताएगी पॉजिटिव फ्लक्स को। अगर एंट्री मार रही है यानी कि इनकमिंग है, वो बताएगी नेगेटिव को। ठीक है, ये तो बातें होगी सारी इमोशनल बातें, किसको लेके, फ्लक्स को लेके। अब आगे बढ़ते हैं, फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फ्लक्स को कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो कैलकुलेट करने के लिए अपन जानते हैं, कैलकुलेट करने के लिए वैसे मैं आपको ना एक बार लिख देता हूँ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ताकि आपको क्लियरिटी रहेगी। फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ठीक है, चलो वापस वहीं आते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो यहाँ डी ए आ गया, डी ए होता है एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर को कैसे कैलकुलेट करें, तो दिमाग लगाया, तो पता चला कि एरिया वेक्टर एक क्वांटिटी है जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेशन में काम आती है। एरिया वेक्टर और एरिया में फ़र्क है, ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि एरिया वेक्टर और एरिया सेम नहीं है।
एरिया वेक्टर क्या होता है, किसी भी सरफेस के जो परपेंडिकुलर एरिया होता है ना, जो परपेंडिकुलर एरिया होता है वो दिखाता है एरिया वेक्टर को। फ्लक्स को कैलकुलेट करने के लिए एक नई क्वांटिटी ए वेक्टर, और क्या लिखा है, एरिया वेक्टर इज ए वेक्टर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, वेक्टर परपेंडिकुलर टू सरफेस एंड हैव मैग्नीट्यूड इक्वल टू सरफेस एरिया, यानी कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वही होगा जो सरफेस का एरिया होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे कोई ये स्क्वायर है, ये कोई स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसलिए क्योंकि सारी इसकी ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। तो यहाँ से ये तो क्या है, प्लेन सरफेस है, यहाँ तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए वेक्टर। तो ए वेक्टर ये हो गया, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ए वेक्टर इक्वल टू अपना एल स्क्वायर, मैग्नीट्यूड अगर की बात करें तो। यानी कि सीधी सीधी बात यह है कि किसी भी सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया होगा ना, वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके एरिया वेक्टर को, जो किस में चाहिए होता है अपने को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करने में। बात और करते हैं, और किसी प्लेन सरफेस को लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको ले लिया, इसकी रेडियस है आर, ठीक है, इसका इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इधर क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर भी किधर हो जाएगा, इधर ही हो जाएगा। एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर कहता है ना कि भाई किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर जो एरिया है वही क्या होता है, एरिया वेक्टर होता है। तो मैग्नीट्यूड की बात करें, अब पीछे लिखा हुआ था वही होगा जो उसका सरफेस एरिया होता है। यानी कि इसका मैं ए वेक्टर लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये बातें तो होगी एरिया वेक्टर की। कौन से एरिया वेक्टर, ये तो प्लेन सरफेस है। अगर मान लो कोई कर्व्ड सरफेस आ गई, कोई क्लोज सरफेस आ गई, यानी कि कोई गोला आ गया, यानी कि हेमिस्फीयर आ गया, और कोई क्यूब आ गया, तो उस केस में क्या करेंगे अपन, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में जैसे क्यूब ही आ गया, क्यूब को ले लेते हैं, इसकी ये क्या होगी, यानी कि इसकी 6 सरफेस होती है। क्यूब क्यों होता है, जिसकी 6 सरफेस होती है, तो इसका क्या है एल स्क्वायर, यानी कि 6 सब क्या है वर्गाकार, यानी कि स्क्वायर सरफेस होती है। इसका भी एल स्क्वायर, इसका भी एल स्क्वायर, ये जो सरफेस है इसका एल स्क्वायर, ये जो सरफेस है इसका एल स्क्वायर, और ये बच गई जिसका एल स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या माना जाता है कि जो भी क्लोज सरफेस, यानी कि जब भी कर्व्ड सरफेस आएगी ना, उनका जो सारा एरिया वेक्टर का समेशन है ना, एरिया वेक्टर का समेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रल क्लोज सरफेस डी ए क्या माना जाता है, 0। यानी कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए और फ्लक्स पूछे तो अपन क्या कह देंगे, ओवरऑल कितना, टोटल समेशन क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, वो आगे गॉस लॉ में और डिटेल में आएगा कि सारी चीज़ें जो भी फ्लक्स की जो कैलकुलेशन, जो क्वांटिटी आ रही है ना, वापस सारी कट कुटा के 0 हो जाती है, ठीक है। वैसे इसका एक एग्जांपल और है, इसका एग्जांपल एक और ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल दूसरा तीसरा ये होगा, जैसे कोई गोला होता है, कोई हेमिस्फीयर होता है, उसके क्या है हर पॉइंट पे अलग अलग होता है। जैसे ये कोई मान लेता हूँ मैं, ये गोला है, यानी कि इसको बोलते हैं हेमिस्फीयर। तो ये प्लेन सरफेस तो है नहीं, तो यानी कि इसके यहाँ कोई पॉइंट होगा, वहाँ डी ए अलग होगा, यहाँ कोई पॉइंट होगा, इसका भी डी ए परपेंडिकुलर टू सरफेस, यहाँ कुछ डी ए होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर, यहाँ कुछ डी ए होगा इसके परपेंडिकुलर। यानी कि जो टोटल एरिया का समेशन होगा ना, वो इसके केस में भी क्या होगा, 0 होगा। यानी कि इंटीग्रल डी ए क्या होगा, 0, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गई। मैंने क्या कहा था कि भाई फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रल ए डॉट डी ए। तो अपने को पता होना चाहिए कि डी ए क्या होता है, डी ए होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर और एरिया में अंतर है। एरिया वेक्टर क्या होता है, उस सरफेस का जो परपेंडिकुलर एरिया है उसको क्या बोलते हैं, एरिया वेक्टर। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जब एरिया वेक्टर की बात हो गई है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। तो फॉर्मूला पढ़ने के लिए ये फॉर्मूला है इसका, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए। जब एरिया छोटा हो तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, डी फाई ई डॉट डी ए, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया तो यहाँ क्या लग जाएगा, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा लगेगा यहाँ पे। कॉस थीटा क्या है, जो डी ए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है, ठीक है। सही बात है, सारी बातें हो गई। यहाँ डी फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया डी ए। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ का, जो उस पॉइंट पे, जो उस पोजीशन पे डी ए वेक्टर है ना, वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा क्या होता है पता है आपको, एंगल बिटवीन दी डी ए वेक्टर एंड ई वेक्टर, ठीक है। ये बात हो गई किसी छोटी सरफेस के लिए। सरफेस बड़ी हो, बहुत बड़ा एरिया हो, उस केस में क्या होगा, मैंने अभी पहले कहा था फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए।
अगर इस केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाएगा, समान हो जाए हर जगह, तो उस केस में ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट चीज़ हो गई है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट ए। ये क्या है, इसका सामान्य सूत्र है, ये है जनरल फॉर्मूला। जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो यानी कि यूनिफॉर्म हो हर जगह, उस केस में ये होगा। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ लिया, एरिया वेक्टर क्या होता है वो भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं कि इसके केस क्या क्या बनेंगे भाई, कहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, कहाँ मिनिमम होगा, वो बात भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, जब सीधी बात समझ में, अपने को एक बात समझ में आ रही है, इसका फॉर्मूला क्या है, फाई इक्वल टू ई डॉट ए, यानी कि फाई इक्वल टू ई ए कोस थीटा। तो यहाँ से मैं एक चीज़ समझ रहा हूँ, फाई किसके प्रोपोर्शनल है, कोस थीटा के, यानी कि फाई का सीधा संबंध, सीधा रिलेशन किसके साथ में है, कोस थीटा के साथ में है। तो ठीक है, पीछे आते हैं वापस, कोस थीटा के साथ में है। जब थीटा इक्वल टू जीरो होगा, थीटा इक्वल टू जीरो होगा, उस केस में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, कोस जीरो इक्वल टू 1, यहाँ तो ई ए कोस थीटा, तो कितना हो जाएगा ई ए, क्योंकि फाई प्रोपोर्शनल टू कोस थीटा है। दूसरी बात होती है जीरो फ्लक्स कब होगा, वही क्या होगा, मिनिमम फ्लक्स होगा, वही मिनिमम फ्लक्स होगा। तो कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 90 लेते हैं अपन, थीटा इक्वल टू 90 लेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कोस थीटा, ई ए कोस 90, कोस 90 की वैल्यू होती है 1, तो वहाँ से वैल्यू क्या, कोस 90 की वैल्यू होती है 0, और वहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0 यानी कि इसको बोलते हैं जीरो फ्लक्स। ठीक है, तो मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, अगर बाल्टी को मैं बारिश के पानी के लंबवत रख दूँ तो बाल्टी में पानी नहीं भरेगा। तो वैसे ये बात, ये बाल्टी है, बाल्टी को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या कर दिया, लंबवत रख दिया। लंबवत रखने से क्या हुआ, उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया नहीं, यानी कि जीरो फ्लक्स हो गया। ठीक है, तो मोटी मोटी बातें यही थी इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्शन क्या होती है, सारी बातें अपन ने जानी आज की क्लास में। तो चलो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।